Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. It is lecture number 10 of geography of class 8th. And today I'm going to start chapter number 2 of geography and its title is Agents of Landform Change. Okay, as we are going to start this chapter, so this is the lesson number 1 of this chapter and let's start it. Okay, landform change. What does it means? Landforms change कैसे होते हैं? अगर लैंडफॉर्म्स के अंदर कोई फिजिकल चेंज आती है ऐसी कि उनकी अपीयरेंस चेंज हो या वो देखने में मुख्तलिफ नजर आए तो इसको लैंडफॉर्म चेंज कहेंगे. अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ लैंडफॉर्म चेंज, इंटरनल फैक्टर्स ऑफ नेचर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ अर्थ या नेचर. इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं, इसमें है हीट और प्रेशर. आपको भी पता है कि इनसाइड द सरफेस ऑफ अर्थ यहाँ बहुत ज्यादा हीट होती है और प्रेशर भी होता है. हीट की वजह से ही जब नीचे अर्थ सरफेस पे रॉक्स जो है मेल्ट होती हैं तो उससे प्रेशर क्रिएट होता है. सो उसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोस एरप्ट आउट होते हैं, तो लैंडफॉर्म चेंज होने की ये भी रीजन है. लेकिन यहाँ पर हम मेजरली एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ अर्थ की बात करेंगे और एक्सटर्नल फोर्सेस में जो लैंडफॉर्म को चेंज करती हैं, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर जो फोर्सेस हैं जो लैंडफॉर्म को चेंज करने की रीजन बनती हैं, उसमें रिवर है, ग्लेशियर्स हैं, विंड्स हैं, ओशन वेव्स हैं. इसके अलावा भी कई हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम इन 4 रीजंस को डिस्कस करेंगे कि रिवर्स की वजह से लैंडफॉर्म्स कैसे चेंज होते हैं, ये ग्लेशियर्स किस हद तक लैंडफॉर्म को चेंज करते हैं, इसी तरह विंड्स और ओशन उनकी वजह से लैंडफॉर्म्स में क्या फिजिकल चेंज आती है या उनकी अपीयरेंस कैसे चेंज होती है. सो लेट्स डिस्कस इट. ओके, एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन चेंजेस की वजह से लैंडफॉर्म जो है वो 2 तरह से चेंज होते हैं और इसमें एक प्रोसेस होता है इरोजनल प्रोसेस, या उस प्रोसेस की वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं हम उसको इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं, और दूसरा प्रोसेस होता है डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का, या डेपोजिशनल प्रोसेस इसको हम कहेंगे, और उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स होते हैं. ओके, इन दोनों का डिफरेंस क्या है या ये होते क्या हैं? पहले बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स की. तो बेसिकली होता क्या है कि जब अर्थ सरफेस थिन हो जाए या ब्रेक हो जाए, थिन होने के बाद वीक हो जाए और उसके बाद ब्रेक हो जाए और वो टूटकर वहां से रिमूव हो जाए अपनी जगह से और नीचे से नया सरफेस अपीयर हो जाए, तो ऐसे लैंडफॉर्म को हम इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ये किसी टाइम पे एक बहुत बड़ी रॉक होगी या पूरा माउंटेन होगा, लेकिन वाटर के बार बार इससे टकराने की वजह से क्या हुआ कि ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गया और नीचे से नया सरफेस अपीयर हो गया. तो ये तो था एक एग्जांपल लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म की. अब बात करते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म. ओके, जब अर्थ सरफेस टूटता है इरोजनल प्रोसेस में और रिमूव होता है तो वो किसी न किसी एजेंट के जरिए, एजेंट कहते हैं वो सोर्सेज जिसकी वजह से लैंडफॉर्म चेंज हुआ है, लाइक रिवर या ओशन वाटर, तो जिसकी भी वजह से वो इरोड हुआ है वो उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, उस जगह से दूसरी जगह चला जाता है. तो वो रॉक्स जो टूटी हैं वो कहीं उसी एजेंट के साथ, जैसे कि रिवर है, अगर हम बात करें रिवर की, उसी के साथ फ्लो होकर कहीं और चली जाती हैं और कहीं और प्लेस हो जाती हैं वही रॉक्स, तो हम उसको डेपोजिशनल लैंडफॉर्म कहेंगे. बेसिकली डेपोजिशनल लैंडफॉर्म जो है वो किसी अर्थ सरफेस के ऊपर कहीं से नया सरफेस अपीयर हो जाना. कैसे? कहीं से नया सरफेस आकर कोई डिपॉजिट हो जाना और वहां पर प्लेस हो जाना, तो उसको हम डेपोजिशनल लैंडफॉर्म कहेंगे. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही दोनों जो लैंडफॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. नंबर 1 इरोजनल लैंडफॉर्म्स को और नंबर 2 डेपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को. और ये लैंडफॉर्म्स जो हैं वो किसी भी एजेंट के थ्रू हो सकते हैं, वो रिवर्स के जरिए भी हो सकते हैं, वो ओशन वेव्स के जरिए भी हो सकते हैं, वो ग्लेशियर्स के जरिए भी हो सकते हैं और वो विंड्स के जरिए भी हो सकते हैं. सो आज जो हम एजेंट डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिवर.
कि रिवर्स की वजह से लैंडफॉर्म्स जो हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं। और रिवर्स के आज हम सिर्फ इरोजनल लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, डेपोजिशनल को नहीं। यानी कि रिवर किस तरीके से अपने रास्ते में आने वाले लैंडफॉर्म्स को इरोड करता है और उनको नई शक्ल देता है। सो उससे बनने वाले जो लैंडफॉर्म्स हैं उनमें सबसे पहला है वी शेप्ड वैली। सो लेट्स डिस्कस इट, लेट्स रीड इट फर्स्ट। In mountains, the valley of rivers get deeper due to downward erosion and attain the shape of English alphabet V. अच्छा, माउंटेन्स के अंदर क्या होता है कि, चलें पहले इसको रीड कर लूं, फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ इसके थ्रू, इसी की उसके जरिए इसको एक्सप्लेन करेंगे। This landform is called V-shaped valley. Very deep valleys are often called gorges and canyons. Such valleys are found in northern areas of Pakistan. Okay, in mountains, valley of rivers get deeper due to downward erosion. ये कैसे होता है? ये इस तरीके से होता है कि जिन लैंडफॉर्म्स के ऊपर मतलब माउंटेन्स के अंदर अगर रिवर फ्लो कर रहा है तो वो अपने रास्ते में आने वाले लैंड को आहिस्ता आहिस्ता इरोड करता रहेगा। क्यों? उसका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा तेज होता है, तो वो जब फ्लो कर रहा होता है रिवर तो अपने रास्ते में आने वाली चीजों को या रॉक्स को वो इरोड करता रहता है। ये प्रोसेस जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और बढ़ते बढ़ते ये काफी डीप जो रिवर है वो काफी डीप चला जाता है और इतना डीप होने की वजह से एक वैली की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। तो इसकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो शक्ल है वो इंग्लिश अल्फाबेट वी जैसी है। ठीक है, स्टार्टिंग पिक्चर में इसने थोड़ा इरोड किया है, फिर थोड़ा ज्यादा इरोड हुआ है, फिर काफी ज्यादा इरोड हो गया। तो ये प्रीवियसली भी मैं आपको दिखाऊं कि ये जो रिवर फ्लो कर रहा है नीचे, ये किसी टाइम पे इसकी स्पीड की वजह से ये इर्द गिर्द के माउंटेन जो है इरोड हुए हुए हैं और स्लोप्स जो हैं वो काफी नीचे तक चले गए हैं। तो इस तरह के डीप वैलीज जो हैं वो वी शेप्ड वैलीज कहलाती हैं और ये ज्यादातर रिवर के इरोजनल एजेंट्स की वजह से बनती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा रिवर्स का इरोजनल लैंडफॉर्म था वो था वी शेप्ड वैली, और ये इंग्लिश अल्फाबेट वी की तरह से वैलीज होती हैं और ये अक्सर आपने पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में भी देखी होंगी कि काफी जो डीप वैलीज होती हैं और उनकी शक्ल वी इंग्लिश अल्फाबेट वी जैसी होती है। तो ये बेसिकली किससे बनती हैं? रिवर फ्लो की वजह से, रिवर के फ्लो करने की वजह से माउंटेन्स डीपली इरोड होते रहते हैं और आखिरकार वो वी शेप्ड वैली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। Now let's talk about waterfall. River's bed may contain hard and soft rocks. Sometimes soft rocks are found beneath the hard rocks. When the river cuts the upper layer of hard rocks on the bed, it tends to erode the lower soft rocks to a greater depth. This results in creation of a waterfall. अब होता क्या है कि जब रिवर बेड जो है, आपने ओशन फ्लोर के बारे में तो पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन रिवर के नीचे जो लैंड एरिया होता है उसको हम रिवर बेड कहते हैं या रिवर फ्लोर कहते हैं। तो वो मुख्तलिफ जगहों से हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स जो हैं उसके नीचे पाई जाती हैं। तो रिवर क्या करता है, अगर समटाइम्स ऐसे भी होता है, ये मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ कि रिवर के नीचे जो है हार्ड रॉक्स की एक लेयर होती है और उस हार्ड रॉक की लेयर के नीचे एक सॉफ्ट रॉक्स की लेयर होती है। तो ये तो बात अंडरस्टूड है कि रिवर जब फ्लो करेगा तो उसके लिए सॉफ्ट रॉक्स को इरोड करना या उनको तोड़ना ज्यादा आसान है एज कम्पेयर टू हार्ड रॉक्स। तो होता ये है कि अपर हार्ड रॉक्स की लेयर को रिवर इरोड करता है थोड़ा सा, तो उसके नीचे जो है जब रास्ता बन जाता है तो सॉफ्ट रॉक्स की जो लेयर है वो ज्यादा जल्दी इरोड होना शुरू हो जाती है। जैसा कि आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं कि नीचे वाली लेयर जो है वो ज्यादा इरोड हुई हुई है, तो उसकी वजह से ऊपर वाली लेयर को स्टैंड नहीं मिल पाता और वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो
कंपैरेटिवली पहले से जल्दी इरोड होने लगती है, और इस तरीके से वो सारा पोर्शन ऐसा ऐसा इरोड हो जाता है और एक वाटरफॉल की शक्ल इख्तियार कर लेता है. सो दैट इज कॉल्ड वाटरफॉल. और आपने ये अक्सर माउंटेनियस एरियाज में देखे भी होंगे. तो ये है रिवर का दूसरा इरोजनल लैंडफॉर्म जिसे हम वाटरफॉल कहते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट potholes. Sometimes the swirling actions of stones in water develop holes in the river bed. These are called potholes. अब होता क्या है कि रिवर जब फ्लो करता है तो उसके नीचे जो है ना स्टोन्स के टकराने की वजह से या स्टोन्स के ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं. और ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं. तो इस तरह के होल्स को हम पॉट होल्स कहते हैं. ठीक है. तो ये थर्ड हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म था जो कि किस एजेंट की वजह से बना था? रिवर्स की वजह से. ठीक है. अब बात करते हैं फोर्थ एंड लास्ट लैंडफॉर्म की, मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक. Occurrence of hard and soft rocks in the river channel results in the creation of widening path due to uneven erosion of the river. These are called meanders. अब होता क्या है कि रिवर चैनल्स आपको पता है जो रिवर के किनारे होते हैं वो हर जगह पे सेम नहीं होती उनकी रॉक स्ट्रक्चर. कहीं पे वहां पे सॉफ्ट रॉक्स होती हैं, कहीं पे हार्ड रॉक्स होती हैं. तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिवर जो है स्ट्रेट फ्लो करते करते उसके सामने हार्ड रॉक्स, जब ज्यादा हार्ड रॉक्स आ जाती हैं तो वो अपना फ्लो चेंज कर लेता है. और चेंज करने के बाद आप फर्स्ट वाली डायग्राम में भी देख सकते हैं कि वो चेंज करने के बाद एक दूसरे रास्ते से जो रिवर फ्लो करने लगता है. और जैसे ही और साथ ही साथ जो उसके सामने आई हुई हार्ड रॉक्स होती हैं उन पे भी प्रेशर बढ़ता रहता है. तो रिवर्स का इस तरीके से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेना और रिवर चैनल्स की जो अनइवन इरोजन है रिवर फ्लो की वजह से या रिवर के किनारों का जो अनइवन इरोड होना है वो एक्चुअली मेंडर्स कहलाता है. यानी उसके अनइवन किनारे या चैनल्स जो हैं वो मेंडर्स कहलाते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं ऑक्सबो लेक की. Sometimes rivers, after cutting the outer bend of the meanders, attain a straighter channel, leaving behind a crescentic lake at the side. This lake is called Oxbow Lake. अब होता क्या है कि जैसे फर्स्ट डायग्राम में आपने देखा कि रिवर ने उसके सामने कहीं कोई हार्ड रॉक्स आ गई अगर तो उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया और एक अदर दूसरे रास्ते से जो है वो फ्लो करने लगा. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो उसके सामने फ्रंट पे हार्ड रॉक्स आई थी आहिस्ता आहिस्ता जब वो इरोड हो गई तो उसके बाद रिवर ने फिर से दोबारा से जो है वो स्ट्रेट फ्लो इख्तियार कर लिया. और जो साइड वाला वे था उस ये रॉक्स इरोड होने की वजह से जो है ना स्ट्रेट रूट इख्तियार कर लिया और जो साइड वाला वाटर था वो जो है वो रिवर से अलग हो गया और उसके अंदर जो है थोड़ा सा रिवर सिल्ट डिपॉजिट हो गई वहां पर रास्ते में और वो उसने उसको बिल्कुल रिवर से अलग कर दिया और वो एक लेक की शक्ल इख्तियार कर ली. उस जो लेक वाटर को हम क्या कहते हैं, और ये लेक जो है मोस्टली क्रिसेंटिक शेप में होती हैं, यानी टेढ़ा रास्ता था तो वो हाफ सर्कल टाइप लेक बन जाती है और ये जो लेक है इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं. ठीक है. तो ये भी एक रिवर का इरोजनल लैंडफॉर्म है. ठीक. तो आज हमने बेसिकली जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया तो इसके अंदर हमने सबसे पहले बात की थी लैंडफॉर्म चेंज होने की रीजंस. ठीक है. फैक्टर्स कौन से थे? इंटरनल फैक्टर्स ऑफ अर्थ एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ अर्थ. लेकिन हमने डिस्कस किसको किया है? एक्सटर्नल फैक्टर्स को. और एक्सटर्नल फैक्टर्स में भी सबसे पहले रिवर्स को डिस्कस किया और रिवर्स की वजह से दो तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, एक इरोजनल और दूसरे डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं. ठीक है. इरोजनल लैंडफॉर्म का मैंने आपको बताया था कि जिसमें सरफेस रिमूव होता है और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म का मैंने आपको बताया था कि जिसमें सरफेस नया अपीयर होता है या नया प्लेस होता है किसी जगह पे.
तो आज हमने सिर्फ इरोजनल लैंडफॉर्म की बात की थी, जो कि रिवर की वजह से इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं। तो उसमें सबसे पहले था वी शेप वैली, फिर वाटरफॉल, उसके बाद पॉट होल, और फिर मेंडर्स एंड ऑक्सबो लेक। अब इन चारों की भी आपको आई होप समझ आ गई होगी, आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। ये जो है इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने उसका फर्स्ट हाफ करना है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो है रिवर्स इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ठीक है, और ये आपका होमवर्क भी है और इसको आपने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज।